ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी फिटर थ्योरी की क्लासेस चल रही थी उसका आईटी फर्स्ट ईयर का पार्ट 8 सॉल्व करेंगे। ठीक है, आईटी फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारी क्लासेस चल रही थी उसका पार्ट 8 आज सॉल्व किया जाएगा। बाकी जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, आज मैं आपको पीडीएफ को ओपन करके भी दिखाऊंगा कि आपको पीडीएफ कैसा मिलेगा। ठीक है, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज होगी। प्लस सबसे प्लस पॉइंट है कि मैं जो आपके लिए पीडीएफ तैयार किया हूं उसमें उस क्वेश्चन के जस्ट नीचे ही आंसर दे दिया हूं। तो एक बार आप लोग जरा पीडीएफ को देख करके कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या यह वाला तरीका सही है या इसको कुछ चेंज करना है। ठीक है, चलिए कैसे डाउनलोड करना है पीडीएफ मैं हल्का सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आ जाइए, आपको गूगल पे सर्च करना है ग्लोबल आईटी। जैसे ही सर्च करेंगे आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी global.it.org के नाम से। आपको इस पर क्लिक कर लेना है, नया टैब इस तरह ओपन होगा आपके सामने। यहाँ पे जो ऑप्शन है होम, हमारे बारे में नई अपडेट और आईटीआई कोर्स, कंपटीशन कोर्स, ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं जनरली ये ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देंगे। अगर मोबाइल में है तो उसके लिए आपको राइट साइड कॉर्नर में जो 3 डॉट बना हुआ उस पर क्लिक करना होगा, सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें से आपको आईटीआई कोर्स पे क्लिक करना है। आईटीआई कोर्स पे क्लिक करेंगे, एक सेकंड, ठीक है, इसमें यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी मिल गया। फिर आपको फिटर थ्योरी पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक कर लेंगे, नया टैब ओपन हो जाएगा। नीचे को आप स्लाइड करेंगे, देखिए पहला मिल गया फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे, नया टैब ओपन हो जाएगा, नीचे को स्लाइड करके जाना है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपडेट हो रखा है फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर पीडीएफ लिखा हुआ है ना, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर पीडीएफ। इसके नीचे लिखा फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर क्वेश्चन बैंक पार्ट 1, आगे न्यू भी लिखा हुआ है, मतलब ये नया वाला। इस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे ना आपके सामने ये डाउनलोड हो जाएगा और कुछ इस टाइप से ओपन होगा। इसमें आप लोग देखना है एक बार, यहाँ पर देखिए एक पीडीएफ में मैंने लगभग 50 क्वेश्चन दे रखे हैं। अभी चेक कर लेते हैं, 50 के लगभग बना हुआ था। ठीक है, देखिए 50 क्वेश्चन है, तो एक पीडीएफ में आपको लगभग 50 क्वेश्चन मिल जाएगा। और प्लस दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे देख रहे हैं जो क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। और इसका जो आंसर है, ये सबसे अच्छी बात है कि आंसर जस्ट इसके नीचे हमने लिख रखा है, जिससे कि आपको मोबाइल वगैरह में देखने में दिक्कत ना होता है ना। आप मोबाइल में पढ़ रहे हो, पता चला आप पहला क्वेश्चन देखे आंसर मैच कराना है, बिल्कुल पीछे जा रहे हैं तो परेशानी होती थी। तो इसलिए हमने क्या किया, क्वेश्चन के साथ में आंसर देते थे। एक बार आप लोग जरा इसको चेक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वाला तरीका सही है या नहीं है। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ से अपना पहला क्वेश्चन आपसे स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती है। ठीक है, अस्थायी विकृति का मतलब है परमानेंट डिफॉर्मेशन, उसके रूप में परिवर्तन आ जाना। आप जानते हैं प्लास्टिसिटी का गुण होता है जो परमानेंट उसमें विकृति आती है। तो पूछ रहा है कि धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति नहीं देती, मतलब वो टूट जाता है पर उसमें कोई विकृति नहीं आती, डिफॉर्मेशन नहीं आता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता उसकी आकृति में। तो वह कौन सी वस्तु होती है, वह किसकी बनी हो सकती है, कौन सी मेटल हो सकता है, कौन सा प्रॉपर्टी हो सकता है उसका। ठीक है, देखिए टेनासिटी क्या होता है, टेनासिटी का मतलब एक तरह से उसको खींचना, तानना, कहते हैं ना खींचना या तानना। तो टेनासिटी से मतलब है किसी मेटल को आप ले लीजिए और उस पर टेंसाइल फोर्स लगाइए। मेटल हो गया हमारे पास, इसमें लोग टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वह मेटल टूट नहीं रहा है, वह इन टेंसाइल फोर्स का विरोध कर रहा है। जैसे हम इस पे भाई खींच ना करें, मेटल टूट नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये इसका विरोध कर रहा है तभी नहीं टूट रहा है ना। वह अगर हम इसको बाहर को खींच रहे हैं तो मेटल उस बल पे अंदर की तरफ फोर्स लगा के रोके हुआ है, उसका विरोध कर रहा है कि नहीं मैं नहीं टूटूंगा। ठीक है, तो टेनासिटी का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं, टेंसाइल फोर्स लगाते हैं दोनों तरफ इस टाइप से, तो वो टूटता नहीं है। अगर वो टूटता नहीं है, उस टेंसाइल फोर्स का विरोध करता है, तो क्या बोला जाता है कि उस धातु के अंदर, उस मेटल के अंदर टेनासिटी का गुण है, प्रॉपर्टी है। हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस का मतलब है कि जब कोई धातु जल्दी घिसे ना, जल्दी कटे ना। हार्डनेस का मतलब क्या, कठोरता। भाई कोई चीज अगर कठोर होगी, जैसे रटने वाली चीज नहीं है, आप सोचो ना हार्डनेस का मतलब क्या हो गया, कठोर हो गया। कठोर का मतलब क्या होगा कि अगर कोई वस्तु कठोर है तो वो जल्दी घिसेगी नहीं, घिसेगी, जल्दी कटेगी नहीं कटेगी। तो इसका मतलब अगर कोई धातु है वो जल्दी घिस नहीं रहा है, जल्दी कट नहीं रहा है, तो बोला जाएगा कि उसके अंदर हार्डनेस का गुण है। या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो वस्तु कटने और घिसने का विरोध करे या कटने और घिसने के प्रति उसका प्रतिरोध हो, तो वह क्या कहलाएगा, सब एक ही बात है, बस कहने का तरीका अलग है, वह हार्डनेस कहलाएगा। ब्रिटलनेस क्या है, तो देखिए यही वो ऑप्शन सही होगा कि कौन सा प्रॉपर्टी है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति नहीं देता, तो वह ब्रिटलनेस ही होता है, भंगुरता ही होता है। भंगुरता में क्या होता है कि जब किसी वस्तु पे इंपैक्ट लोड, अचानक लोड पड़ता है तो वह टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। ब्रिटलनेस का मतलब क्या है कि चोट पड़ते ही वो क्या हो, टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाए। अगर कोई मेटल टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जा रहा है चोट पड़ते ही, तो उसके अंदर बोला जाएगा इसमें भंगुरता का गुण है, ब्रिटलनेस का गुण है। तो जब आप उस पर चोट मारोगे, ये मेटल होगा इस तरह से, जैसे ही आप इस पर प्रहार करोगे, चोट लगाओगे, क्या होगा, टूट के बिखर जाएगा। मतलब इसमें कोई विकृति नहीं आएगी। विकृति तब आती कि मान लीजिए मेटल है, हमने इस पर चोट मारा तो ये मेटल थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा होकर के फिर ऐसे रुक जाता। तो इसका मतलब क्या, इसमें डिफॉर्मेशन आ गया, विकृति आ गई। लेकिन
जो ब्रिटलनेस का गुण जिस मेटल के अंदर होगा, तो जब आप उसमें चोट लगाओगे ना तो उसमें इस तरह से डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, चोट लगाते ही डायरेक्ट टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा, टूट जाएगा, उसमें विकृति नहीं आएगी, तो वो ब्रिटलनेस का गुण होता है। टफनेस का मतलब कड़ापन से है। कई बार यह एग्जाम में पूछता है कि किसके अंदर ब्रिटलनेस के विपरीत गुण होता है, तो जो ब्रिटलनेस के विपरीत गुण है वो टफनेस रखता है। टफनेस क्या है, यह ब्रिटलनेस के विपरीत गुण रखता है, क्योंकि ब्रिटलनेस में मैंने बताया कि जब इंपैक्ट लोड पड़ता है तो यह टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है, लेकिन टफनेस में क्या होता है कि इंपैक्ट लोड को सहन कर लेता है। अचानक जो झटके पड़ते हैं, जो इंपैक्ट लोड पड़ता है, उसको टफनेस सहन कर लेता है। टफनेस का मतलब कड़ापन से होता है, उसको सहन कर लेता है और टूटता नहीं है। तो भंगुरता के विपरीत गुण टफनेस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है गहराई माइक्रोमीटर में या डेप्थ माइक्रोमीटर, आपका फिगर दिखा रखा है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। यहाँ पे एक्स दिखा रखा है और इसका नाम आपसे पूछ रहा है कि इस पार्ट का नाम क्या है। हम लोग सारे पार्ट के नाम देख लेंगे कि इसको क्या बोला जाता है। चलिए, डेप्थ माइक्रोमीटर है हमारे सामने। यह जो बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है ना, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, या फिर स्टॉक भी बोलते हैं। बेस या स्टॉक बोला जाता है। यह जो पूछ रखा है इसको भी लास्ट में देखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर जो है यह बैरल या स्लीव बोला जाता है। क्या बोलते हैं? बैरल, बैरल या फिर स्लीव भी बोलते हैं, बैरल या स्लीव, ठीक है। इसके ऊपर यह जो है हमारा थिम्बल बोला जाता है, थिम्बल। और जो सबसे ऊपर है ना, इसको हम लोग रैचेट स्टॉप, रैचेट स्टॉप या फिर डेप्थ वाले में इसको कैप भी बोला जाता है, ठीक है। यह जो पूछ रखा था यह क्या है, तो यह जो होता है हमारा, जिसको इसने क्वेश्चन में पूछ रखा है, इसको हम लोग लॉक नट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉक नट या लॉक भी बोलता है, या कहीं की लॉक नट भी बोलता है। इसका काम क्या होगा कि जब हम किसी जॉब में इससे डेप्थ माइक्रोमीटर मतलब गहराई मापेगा, जब हम लोग इसकी रीडिंग ले लेते हैं डेप्थ में, गहराई में माप ले लेते हैं, तो उसके बाद लॉक नट के द्वारा यहाँ पे इसको घुमा करके टाइट कर दिया जाता है, जिससे कि ये थिम्बल घूमता नहीं। लॉक नट घुमा देंगे तो टाइट हो जाएगा, फिर सिंबल घूमेगा नहीं। नहीं तो क्या होता है कि पता चला आपने माप लिया, फिर इसको बाहर निकाला, थोड़ा सा भी हाथ से घूम गया तो रीडिंग पढ़ने में रीडिंग गलत आ जाएगी। अगर सिंबल हाथ से घूम गया तो रीडिंग गलत आ जाएगी। इसलिए माप जो ये टकरा जाता है, माप ले लेते हैं तो तुरंत लॉक नट से वहां पे लॉक कर देते हैं कि रीडिंग लेने में अगर थोड़ा बहुत हाथ का प्रेशर भी लगे तो ये घूमे ना, लॉक रहे, जिससे कि रीडिंग गलत ना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके किसी जॉब में, ये जॉब हो गया हमारा, अब हमें लेना है कि ये कितनी गहराई है, ठीक है। तो यह जो इसका बेस है, स्टॉक होता है, वो जॉब के सरफेस पे आके टकराता है। इस टाइप की जॉब क्या होगी, इसके नीचे आ जाएगी ऐसे, और यहाँ पे आकर के यह हिस्सा इसका टकरा जाएगा, ठीक है। तो बेस या स्टॉक होता है, जॉब पे आके ऐसे बैठ जाता है, और इसका जो एक्सटेंशन रॉड होता है यह गहराई के अंदर चला जाता है। उसके बाद जहां पे टकरा जाएगा तो लॉक नट से हम इसको लॉक कर लेंगे और फिर बाद में इसकी रीडिंग पढ़ लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन समझ में आ गया होगा। एक्स वाला क्या पूछ रहा था, तो लॉक नट है, लॉक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बाकी कैप, स्टॉक, थिम्बल क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है क्यों हैंड टैप लीड पर चेम्पर किया जाता है। देखिए हैंड टैप की बात कर रहा है। टैप क्या चीज है पहले देख लेते हैं हम लोग। टैप, टैप जो होता है हमारा चूड़ी काटने के लिए यूज किया जाता है। कौन सी चूड़ी काटने के लिए? इंटरनल थ्रेड, इंटरनल थ्रेड काटने के लिए हम लोग टैप का यूज करते हैं। इंटरनल थ्रेड का मतलब होता है आंतरिक चूड़ी, मतलब अगर किसी होल के अंदर, किसी छेद के अंदर हमें चूड़ी काटनी है तो उस केस में हम लोग टैप का यूज करते हैं, उस केस में टैप का यूज किया जाता है। जो टैप होता है, टैप के द्वारा जब चूड़ी काटी जाती है तो वो जो प्रोसेस होता है उसको टैपिंग कहते हैं। जो टूल यूज किया जाता है वो टैप होता है, और जो प्रोसेस होता है उसको टैपिंग बोला जाता है, ठीक है। तो टैप क्लियर समझ में आया। टैप के अलावा एक होता है देखिए इंटरनल चूड़ी के लिए, अब बाहरी चूड़ी काटनी हो, पाइप के अंदर चूड़ी काटना है, इंटरनल थ्रेड काटना है, आंतरिक थ्रेड काटना है, तो उस केस में टैप यूज किया जाएगा। लेकिन अगर पाइप के ऊपर चूड़ी काटना हो, कहने का मतलब है कोई रॉड है, कोई पाइप है, उसकी बाहरी चूड़ी काटनी हो, ऊपर की चूड़ी काटनी है, तो उसके लिए यूज किया जाता है डाई स्टॉक। क्या यूज किया जाता है? डाई स्टॉक यूज करते हैं एक्सटर्नल थ्रेड के लिए। दोनों चीज याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक्सटर्नल थ्रेड के लिए, बाहर चूड़ी के लिए, बाहरी चूड़ी के लिए। क्लियर? चलिए अब टैप में क्या था? हैंड टैप। हैंड टैप का मतलब है ऐसा टैप जिसको हाथ के द्वारा घुमाया जाए। हम टैप को मशीन में भी लगा करके घुमा सकते हैं, हाथ से भी घुमा सकते हैं। ज्यादातर हम लोग हैंड टैप, हाथ वाला टैप ही यूज करते हैं, ठीक है। तो हैंड टैप इसलिए लिख दिया गया क्योंकि हाथ से घुमाया जाता है। और जो ये फिगर है मैंने अलग से ले रखा है आपको समझाने के लिए, और ये हैंड टैप ही है, क्योंकि हैंड टैप में जो उसका सैंक होता है ना टैप का, वह स्क्वायर आकृति में होता है। तो आप देखेंगे ये जो फिगर मैंने ले रखा है, तो यहाँ पे इसकी जो सैंक है, सैंक कैसी है? स्क्वायर आकृति में। इस तरह से दिखा है, इसकी सैंक स्क्वायर है, ठीक है। तो ये जो सैंक है इसकी क्या है? ये सैंक होती है, सैंक इसकी स्क्वायर है हैंड टैप का, सॉरी।
ठीक है। बाकी आप देखेंगे इस पे क्या है, यह थ्रेड कटा हुआ है। क्या कटा हुआ है? थ्रेड कटा हुआ। तो पूछा है कि लीड पर चैम्पर, मतलब लास्ट के जो टैप होता है ना, लास्ट के देखिए कुछ दांते घिस दिए जाते हैं, घिस दिए जाते हैं तो थोड़ा सा पतला आगे वाला हिस्सा हो जाता है। तो वही पूछ रहा है कि जो चैम्पर किया जाता है, जो घिस दिया जाता है, वो क्यों ऐसा होता है। देख रहे होंगे फिगर में, ध्यान से देखिएगा, ऊपर थ्रेड पूरा बराबर कटा हुआ है, लेकिन जब टैप के नीचे हम पहुंच रहे हैं तो यहाँ देखिए इस थ्रेड की गहराई थोड़ी कम, इसकी थोड़ी और कम, और इसकी बिल्कुल कम हो गई। मतलब हमने लास्ट के 2-3 थ्रेड को घिस दिया है, घिस दिया है, थोड़ा वहां पे जगह कम कर दिया, टेपर में पतला बना दिया। तो जो वही घिस देने का मतलब चैम्फर कर देना। तो हमने लास्ट के 3-4 थ्रेड को क्यों चैम्फर कर दिया, यही क्वेश्चन में पूछ रखा है, इसलिए मैंने फिगर लिया था ताकि आसानी समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम इसलिए करते हैं कि जब लास्ट वाला हिस्सा है ना, जब हम इसको घिस देंगे, क्योंकि टैप को किसी होल के अंदर, हमें टैप को कहाँ यूज करना होगा, किसी बॉडी में थ्रेड काटना, होल बना होगा तो उसमें हमें यूज करना होगा। तो यह इसमें बिल्कुल सीधा एलाइन आए, एलाइन का मतलब क्या, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सीध में आ जाए, टैप हमारा बिल्कुल सीधा और सेंटर में सेट हो सके, इसलिए आगे वाला हिस्सा ऐसे टेपर में घिस दिया जाता है। फिर ऊपर का हमारा थ्रेड कटा हुआ इस तरह से जाता है, आगे वाला घिसा रहेगा तो आसानी से होल के अंदर चला जाएगा, और टैप को एलाइन रखने में सहायता करेगा। एलाइन का मतलब एक सीध में रखने में, इसका सेंटर और टैप का सेंटर दोनों एक समान, होल का सेंटर और टैप का सेंटर दोनों बिल्कुल एक सीध में होना चाहिए। तो टैप को होल के एलाइन रखने के लिए आगे के जो 2-3 दांते होते हैं वो घिस दिए जाते हैं, चैम्फर किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एलाइन के लिए, एक सीध में रखने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, आगे उसके लीड को चैम्फर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है। यह फिगर में आपको ड्रिलिंग मशीन दिखा रखा है और इसका नाम पूछ रखा है, बाकी जो फिगर मैंने अलग से ले रखा है आपको समझाने के लिए। देखिए यह कौन सी ड्रिलिंग मशीन है, इसमें पिलर दिख रहा होगा, पिलर काफी लंबा है, तो इसलिए इसको हम लोग पिलर ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। कौन सी ड्रिलिंग मशीन कहते हैं, पिलर ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। यह लगभग 75 mm तक के ड्रिल करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कितने के लिए, 75 mm तक के लिए। और पहले ये देखिए बेंच ड्रिलिंग मशीन, जो बेंच ड्रिलिंग मशीन है इसको लोग बेंच सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन भी कहते हैं। इसको बेंच पे लगाया जाता है, यह इसकी अपेक्षा हाइट में कम होता है और उसकी अपेक्षा यह कम रहा है, यह लगभग 12.5 mm तक, लगभग 12.5 mm तक के ड्रिल करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हल्के कामों में बेंच ड्रिलिंग मशीन, हल्के कामों में कहां पे यूज होता है, हल्के कामों के लिए होता है, हल्के वर्क के लिए होता है। जबकि पिलर वाला क्या है, इसकी अपेक्षा इसमें पिलर लगा हुआ है, या ज्यादा डाया का होल्ड कर सकता है, और यह भारी वर्क के लिए, हैवी वर्क के लिए। क्लियर, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। बेंच ड्रिलिंग मशीन साइज में छोटी होती है, बेंच ड्रिलिंग मशीन या बेंच सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको बेंच के ऊपर लगाया जाता है। क्योंकि बेंच ड्रिलिंग मशीन इसकी साइज छोटी है, इसका पिलर छोटा होता है, तो इसको सही हाइट पे ले आने, क्योंकि आप बैठ के तो ड्रिलिंग मशीन चलाओगे नहीं, खड़े होकर चलाओगे, तो आपके सही पोजीशन में सही हाइट पे आ सके, जिससे आप मशीन पे आसानी से काम कर सको, उसके लिए इसको एक बेंच पे या फिर कहीं फाउंडेशन वगैरह बना करके उस पर लगाया जाता है। तो इसलिए बेंच पे ज्यादातर लगाते हैं, इसलिए इसको बेंच ड्रिलिंग मशीन या बेंच सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। और जो पिलर वाला होता है, पिलर वाले में लंबा पिलर लगा दिया जाता है, इसको हम लोग डायरेक्ट फर्श पर भी लगा सकते हैं। इस मशीन को या थोड़ा हैवी काम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फिर बात आएगी गैंग ड्रिलिंग मशीन का। तो यह जो फिगर है यह गैंग ड्रिलिंग मशीन का है। गैंग ड्रिलिंग मशीन कोई अलग या कोई स्पेशल ऐसी मशीन नहीं है। जो बेंच सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन है इसको मेज पे लगा रहे थे, यहां पर भी देखिए मेज पे लगा हुआ है। तो जैसे कोई वो बात होती है ना कि अगर कोई अकेले घूम रहा है तो उसको कोई आदमी नहीं बोलेगा कि भाई गैंग है, बोलेगा आदमी नॉर्मल घूम रहा है। लेकिन अगर आप 3-4 लोगों के साथ मिल करके घूम रहे हो तो बोला जाएगा कि वो अपना गैंग बना के घूम रहा है। अगर 3-4 लोग मिल जाओगे तो गैंग बोला जाएगा ना, अकेले घूम रहे तब थोड़ा बोला जाएगा कि वो गैंग ले घूम रहा। ठीक है, 3-4 लोग हो गए तब गैंग बोला जाएगा। तो सेम वही चीज है, ये नॉर्मल ड्रिलिंग, जब हमने एक ड्रिलिंग मशीन यूज किया तो बेंच ड्रिलिंग मशीन बोला गया, पर जब हम एक ही मेज पे बेंच ड्रिलिंग मशीन का 3-4 मशीन यूज कर ले तो बोला जाएगा ये गैंग ड्रिलिंग मशीन है, क्योंकि यहाँ पे मशीन का ड्रिलिंग मशीन का गैंग बन गया है। ठीक है, तो बेंच जो सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन था इसको हमने एक ही मेज पे, देखिए यहाँ पे कितनी लगी हुई है, 1 2 3 4 मशीनें लगी हुई है। तो जब 3-4 मशीनें एक ही मेज पे बेंच सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन को लगा दिया जाता है तो वह गैंग ड्रिलिंग मशीन बोला जाता है। अब बात आएगी कि हमें इसकी जरूरत क्यों है, हम गैंग क्यों बना रहे हैं, ऐसी मशीन क्यों ऐसे क्यों लगा रहे हैं। तो उसका रीजन होता है कि जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, किसी जॉब में टैपिंग करना है, किसी जॉब में टैपिंग करना है। टैपिंग करने का मतलब है कि आंतरिक थ्रेड काटना है, आंतरिक चूड़ी काटनी है किसी जॉब के अंदर। तो भाई आंतरिक चूड़ी काटने के लिए हमें किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अगर मैं आपको एक मेटल दे दूं और बोलूं कि भाई इसमें आंतरिक चूड़ी काट दो, इसमें आंतरिक थ्रेड काट दो, इंटरनल थ्रेड काट दो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस मेटल में हमें क्या करना पड़ेगा, होल करना पड़ेगा। होल करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ड्रिल बीट की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, ड्रिल बीट की जरूरत पड़ेगी। होल कर दिया हमने, जब होल हो जाएगा तो उस होल को फिनिश करने की जरूरत पड़ेगी, और फिनिश करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रीमर।
क्या यूज किया जाता है, होल को फिनिश करने के लिए रीमर यूज किया जाता है। जब होल फिनिश हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, उसमें थ्रेड काटेंगे। और थ्रेड काटने के लिए मैंने बताया था कि जब आंतरिक थ्रेड काटना होता है तो टैप यूज किया जाता है, जब बाहरी थ्रेड काटना होता है तो डाई स्टॉक यूज किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आप, ये ड्रिल बिट हो गई हमारी, ड्रिल बिट से हमने इसमें होल कर लिया, फिर उसके बाद रिमर से होल को फिनिश किया, फिर टैप से आंतरिक थ्रेड काटा। तो अगर हम एक नॉर्मल ड्रिलिंग मशीन, बेस सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन यूज करते तो क्या होता, हम उसको ड्रिल वाइस में पहले मशीन में हम लोग क्या ड्रिल बिट लगाते, मशीन में ड्रिल बिट लगाने के बाद हम लोग पार्ट में ड्रिल करते हैं, ड्रिल होल हो जाता, उसके बाद फिर ड्रिल बिट को खोलते, फिर वहां पे रिमर लगाते, फिर रिमर के द्वारा उसकी फिनिशिंग करते, फिर रिमर को मशीन में से खोलते और फिर वहां पे टैप लगाते। तो जो बार बार हमें टूल को बदलना पड़ रहा है तो उसमें हमारे समय का काफी नुकसान होता। तो जहां पे मास प्रोडक्शन होता है, ढेर सारी संख्या में ऐसे टैपिंग करना होता, तो हम क्या करते हैं, बेंच सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन यूज कर लेते हैं। अब इसमें क्या होगा कि इस वाली मशीन में हम ड्रिल लगा देंगे, इस वाली मशीन में हम लोग रिमर लगा देंगे, इस वाली मशीन में हम लोग टैप लगा देंगे। अब हमें बार बार मशीन से टूल को चेंज नहीं करना पड़ेगा, जबकि हम डायरेक्ट जॉब कोई दूसरे दूसरे मशीन पे एक बार इस पे लगा के ड्रिल करेंगे, फिर जॉब को इस पे लगा के रिमिंग करेंगे, फिर इस पे लगा के टैप कर देंगे। तो ये टूल को निकालने और लगाने वाला जो समय था वो हमारा बच जाएगा और कम समय में हम लोग ज्यादा जॉब का प्रोडक्शन कर पाएंगे। चलिए क्लियर हुआ गैंग ड्रिलिंग मशीन। लास्ट टाइप का रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो यह जो आपको फिगर मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, यह रेडियल ड्रिलिंग मशीन का है। जनरली 0 से 100 mm तक के डाया का होल करने के लिए यूज किया जाता है। 100 mm तक का डाया का होल कर सकता है कौन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। यहाँ पे देख रहे होंगे इसमें यह एक पिलर है गोल सा, इसका लंबा से पिलर है और पिलर पे यह जो लगी होती है इसी को रेडियल आर्म बोलते हैं। यह जो भुजा यहाँ से यहाँ तक दिख रही है ना, इसी भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल आर्म, इसीलिए इसको रेडियल ड्रिलिंग मशीन कहते हैं, इसी नाम पे रेडियल आर्म। यह पिलर हो गया आपका, इस पर यह रेडियल आर्म हो गया, और इस रेडियल आर्म के ऊपर यह जो लगा हुआ हिस्सा है इसको बोला जाता है स्पिंडल हेड। क्या बोलते हैं, स्पिंडल हेड। स्पिंडल हेड में ही ऊपर मोटर लगी होती है और नीचे इसका स्पिंडल होता है जिसमें हम लोग ड्रिल बिट वगैरह लगा करके यूज करते हैं। तो मोटर यहाँ पे स्पिंडल को घुमाता है और इसी में हमारा ड्रिल बिट लगा होता है। ठीक, अब क्या है कि हमारा पिलर हो गया, पिलर पे ये जो रेडियल आर्म लगा हुआ ना, यह ऊपर नीचे भी हो सकता है और पूरा 360 डिग्री में घूम भी सकता है। रेडियल आर्म इस पिलर के ऊपर ऊपर नीचे भी हो सकती है और पूरा 360 डिग्री घूम भी सकती है। और जो यह हमारा स्पिंडल हेड है, यह रेडियल आर्म के ऊपर, यह रेडियल आर्म है, तो जो स्पिंडल हेड है यह भी रेडियल आर्म पे आगे पीछे इस तरह से रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। ठीक, और यह जो है इस पर ऊपर नीचे भी होती है और 360 डिग्री भी घूमती है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो इससे क्या होगा कि जो भारी जॉब होते हैं, जैसे जो हल्के जॉब होते हैं उनको तो इन मशीनों पे आराम से जॉब को रख करके हम डील कर लेंगे, पर अगर कोई भारी जॉब है तो जॉब को उठाना और इधर उधर खिसकाना मुश्किल काम हो जाएगा। तो जहां पे भारी जॉब होता है तो उन भारी जॉब पे डील करने के लिए हम लोग जनरली रेडियल ड्रिलिंग मशीन यूज करते हैं। इसमें क्या होगा कि जॉब को एक स्थान पे रख दीजिए, अब यहाँ होल करना है, यहाँ होल करना है, यहाँ होल करना, कहीं भी करना, चूंकि ये पूरा 360 डिग्री घूम सकता है, जॉब यहां भी रखा होगा तो हम इसको घुमा करके इधर ले आ लेंगे। ऊपर नीचे करना है तो ये रेडियल आर्म इस पे ऊपर नीचे भी होती है, यहाँ पे आगे पीछे सेट करना है तो यह जो स्पिंडल हेड है ये रेडियल आर्म पे आगे पीछे होता है, तो सोल के सीध में ले जाके आसानी से ड्रिल कर सकते हैं। तो हमें जॉब को हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम पूरा ड्रिलिंग मशीन को इधर उधर घुमा करके आसानी से होल कर पाएंगे। तो भारी जॉब पे ड्रिल करने के लिए, होल करने के लिए हम लोग रेडियल आर्म ड्रिलिंग मशीन यूज करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, इस बाहरी माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है। देखिए यहाँ पे एक फिगर दिखा रखा है, यह आउटसाइड माइक्रोमीटर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ब्रिटिश में मतलब इंच वाली रीडिंग पूछ रखा है। नॉर्मल आपका मीट्रिक वाला पूछता तो काफी आसान होता है, हमने पीछे शायद सॉल्व भी किया होगा क्वेश्चन में, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है कि कैसे ब्रिटिश वाला सॉल्व करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सबसे आसान तरीका रीडिंग लेने का, तो फार्मूला सबका वही है, रीडिंग आपको लेना है तो फार्मूला सेम वही रहेगा। मेन स्केल की माप क्या होगा, मेन स्केल की माप प्लस भाई जो यह थिंबल है, थिंबल का कौन सा निशान डेटम लाइन से मैच कर रहा है, थिंबल का डेटम लाइन से मिलने वाले भाग की संख्या, डेटम लाइन से मिलने वाले भाग की संख्या इनटू लिस्ट काउंट, ये चीज है। ठीक है, चलिए
तो हम देखते हैं, पहले हमें मेन स्केल की माप चाहिए। मेन स्केल यह होता है, डेटम लाइन, ये जो सीधी लाइन खींची गई है ना यहाँ पे बैरल या स्लीव पे, इसी सीधी लाइन को हम लोग डेटम लाइन कहते हैं, और मेन स्केल पे हमारी स्केलिंग की गई है। तो पहले हम मेन स्केल की माप देखेंगे। मेन स्केल की माप आप ध्यान से देखिए कितनी है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि ये ब्रिटिश वाला है। तो ब्रिटिश में जो होता है ना 1 इंच होता है। 1 इंच को पहले 10 बड़े भागों में बांटा गया होता है, और उन 10 भागों को फिर छोटे छोटे 4-4 उपभाग में बांटा गया होता है। ध्यान से समझिएगा क्या किया गया होता है। यह जो इंच है ना, 1 इंच को हम लोग कितने में बांटते हैं, 1 इंच को 10 बड़े भाग में, 10 बड़े भाग में, ठीक है। 1 इंच को 10 बड़े भाग में बांटा जाता है। देखिए यहां लिखा है ना 0, 1, 2, 3, ऐसे ही 4, 5, 6, 7, जब 10 हो जाएगा तब वो 1 इंच के बराबर होगा। मतलब 1 इंच को 10 बड़े भाग में बांटते हैं, फिर एक भाग को, तो यहां देखिए एक हो गया, दो, एक भाग को कितने भाग में बांटा गया, एक, देखिए 1, 2, 3, 4, मतलब एक भाग को, एक बड़े भाग को फिर 4 छोटे उपभाग में बांटा गया है। एक बड़े भाग इज इक्वल टू 4 छोटे उपभाग। ध्यान से समझिएगा, 1 इंच को हमने 10 बड़े भाग में बांटा, 1 इंच को 10 बड़े भाग में बांटा, और जो एक बड़ा भाग है उसको 4 छोटे उपभाग में बांटा। इसका मतलब अगर पूछा जाए कि 1 इंच में टोटल कितने छोटे उपभाग हैं, तो आप कह सकते हैं कि 10 भाग था, एक भाग में 4 हो गए, भाई टोटल 10 है, और एक भाग में 4 छोटे उपभाग हैं, तो 10 में कितने हो जाएंगे, 10 चौक को 40। मतलब आप कह सकते हो कि 1 इंच में 40 छोटे उपभाग होते हैं। क्लियर? नहीं क्लियर होगा एक बार थोड़ा वीडियो फिर से पीछे कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 1 इंच में मतलब 40 भाग हो गए छोटे वाले, एक क्लियर हो गया। अब हमें पहले रीडिंग देखनी होगी, रीडिंग कितनी है। तो ध्यान से देखिए, ये 3 वाला हिस्सा हो गया ना, 3 के बाद देखिए ये नीचे एक उपभाग, और इसके आगे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इसको दिखाना चाहिए था, फिगर में क्लियर दिख नहीं रहा है, पर एक और लाइन यहाँ पे इसको ऐसे डार्क खींचनी चाहिए, मतलब 2 लाइनें दिख रही है, 2 छोटे उपभाग दिख रहे हैं। तो टोटल कितने भाग दिख रहे हैं, तो देखिए एक हो गया तो यहाँ तक 1, 2, 3, 4, 2 होगा तो 4, 4, 8 उपभाग, और 3 होंगे तो 4, 3, 12 उपभाग, 12 हुए ना। और यहाँ पे 2 और दिख रहे हैं, 13, 14, मतलब टोटल कितने उपभाग है, 14 उपभाग है ना, मतलब छोटे वाले भाग 14 है। हम बड़े वाले को नहीं देखेंगे, छोटे वाले को देखिए। पहले एक भाग है, एक भाग में टोटल 4 हो गया, 2 में 8 हो गया, 3 यहां तक है, तो 3 में कितना हो जाएगा, तो एक में 4 भाग है, तो 3 में 3 चौक को 12 भाग, 12 हो गया, तो आप सीधे काउंट कर लेंगे तब भी 12 आ जाएगा। 12 के बाद 13, 14, मतलब 14 छोटे उपभाग है। हमें मेन स्केल की माप चाहिए, पहले यहां निकालते हैं मेन स्केल की माप, ठीक है। 14 हो गए ना, तो 14 उपभाग, रीडिंग हमारा कितना आया, 14 उपभाग या छोटे वाले भाग आ गए। तो हमें अगर एक उपभाग का मान पता चल जाए तो 14 का भी पता चल जाएगा। तो हमें मालूम है कि एक बड़ा भाग कितने के बराबर था, 4, तो टोटल 10, मतलब इसमें टोटल छोटे वाले कितने भाग थे, तो 10 बड़े भाग है, एक में 4 है, तो 10 चौको 40, मैंने बता देना टोटल कितने होंगे, टोटल 40 उपभाग होंगे। छोटे वाले जो भाग है 40 है, मतलब 1 इंच में 40 उपभाग है। आप कह सकते हो 1 इंच में, या कह लीजिए 40 उपभाग जो है किसके बराबर है, 40 उपभाग 1 इंच के बराबर है। तो एक उपभाग किसके बराबर होगा, एक उपभाग या छोटा वाला भाग 1/40 इंच के बराबर होगा, यही ना। और यहां पे हमें कितने का चाहिए, 14 का चाहिए। अगर एक उपभाग 1/40 इंच के बराबर है तो 14 किसके बराबर हो जाएगा, तो 14 गुणे 1/40 कर देंगे, 14 उपभाग का मान पता चल जाएगा, क्योंकि हमें मेन स्केल की मान 14 उपभाग आया हुआ है। अब इसको निकाल लीजिए, 2 से 20 दूना 40, 2 से 14, 7/20 आ गया, 7/20, यहाँ भाग दे लीजिए, 0 दशमलव देना पड़ेगा, दशमलव 70 हो जाएगा, 20 3 60, 10 बच गया, दशमलव लगाया तो 100 हो जाएगा, 20 25 100, 0.35, मतलब 14 उपभाग का मान 0.35 आ गया इंच में, इंच में, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश इंच में होता है। तो हमें यहां पता चलेगा मेन स्केल की माप, तो मेन स्केल पे 14 उपभाग है, और 14 उपभाग का मान कितना है, 0.35 है, 0.35 प्लस सिंबल का डेटम लाइन से कौन सा भाग मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ 6 लिखा है, 7 लिखा है, 8 लिखा है, और 9 लिखा है, 10 लिखा है, 11, 12, 13। तो यहाँ देख रहे हैं जो 9 वाला है लाइन बिल्कुल सीध में डेटम लाइन के बिल्कुल मैच करके, एग्जैक्ट मैच करके, कौन सा, 9 वाला भाग। तो सिंबल का 9वां भाग मिल रहा है डेटम लाइन से इंटू लिस्ट काउंट। तो देखिए जो ब्रिटिश का लिस्ट काउंट होता है ना, ब्रिटिश, जो ब्रिटिश की लिस्ट काउंट होती है वो 0.0
0.001 इंच होता है, ठीक है। जबकि मीट्रिक में बात की जाए, ठीक है, मीट्रिक में बात किया जाए तो 0.01 mm होता है। तो ये हमें ध्यान देना होगा किसमें पूछ रहा है। जब ब्रिटिश की बात चले तो लिस्ट काउंट भी हम लोग ब्रिटिश वाला लेंगे, ब्रिटिश वाला लिस्ट काउंट 0.001। पहले गुणा कर लीजिए फिर जोड़ लीजिएगा, ठीक है। 0.35 प्लस इसका गुणा हो जाएगा तो 0.009 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। देखिए 0.35 है, दशमलव के नीचे दशमलव लिख लीजिए, 0.009 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 0.359। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप रीडिंग को निकाल सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा ब्रिटिश वाला माइक्रोमीटर होता है ना, 1 इंच में 40 उपभाग होते हैं। 1 इंच में कितने छोटे भाग होते हैं, 40 भाग होते हैं। तो कभी भी रीडिंग लेना होगा तो इस तरह से आप भाग गिन लेना कि कितने भाग मेन स्केल पे दिख रहे हैं। 10 भाग, 12 भाग, 14 भाग, 20 भाग, 25 भाग, जितने भी भाग दिखेंगे उसमें आप 1/40 से गुणा कर देंगे, उसका मान निकल जाएगा। जितने भाग दिखेंगे उसका मान निकलना होगा। तो चूंकि 40 उपभाग 1 इंच के बराबर, तो एक उपभाग 1/40 के बराबर, तो जितने का हमें निकालना है 10 का 20 का 1/40 में गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा, वही मेन स्केल की आपकी माप हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है वर्नियर बेल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है, एक्यूरेसी क्या है। सटीकता या एक्यूरेसी या लिस्ट काउंट, सारी एक ही बातें हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापी जा सकने वाली छोटी से छोटी माप उसका लिस्ट काउंट कहलाता है, या वही उसकी एक्यूरेसी होती है, वही उसका सटीकता होता है, ठीक है। तो वर्नियर बेल प्रोटेक्टर की बात कर रहा है, तो ये जो फिगर है ये वर्नियर बेल प्रोटेक्टर का है। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये फिगर मैंने ले लिया है कि जैसे अगर कोई बच्चा थोड़ा बहुत दिमाग से स्किप हो रहा होगा कि वर्नियर बेल प्रोटेक्टर क्या आ गया, तो देखते ही थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा हाँ ये वाली चीज वर्नियर बेल प्रोटेक्टर थी। हालांकि इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। इसमें यह वर्नियर स्केल होता है, और मैंने बताया था कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो 1 डिग्री जनरली हमारा प्रोटेक्टर क्या होता है, अगर सिर्फ प्रोटेक्टर की बात करें तो चादा होता है। चादा में हमारा इस टाइप से होता है ना चादा प्रोटेक्टर, इसमें एक भाग 1 डिग्री का होता है, इस तरह से हमारे बने होते हैं। तो एक खाना 1 डिग्री का होता है, लेकिन अगर हम उस 1 डिग्री को 12 भागों में बांट दे, चांदा का जो 1 डिग्री है, इतना छोटा सा खाना 1 डिग्री होता है ना, उस छोटे से खाने को, इस छोटे से भाग को 12 भागों में बांटना, कॉपी पे आप नहीं बांट पाओगे, ठीक है। तो इस छोटे से भाग को जब हम 12 भागों में बांट देंगे, तो उसमें से जो एक भाग का मान होता है वह इसकी एक्यूरेसी होती है वर्नियर बेल प्रोटेक्टर की। तो सोच लीजिए कि यह कितना एक्यूरेसी में माप देता है, कि जो 1 डिग्री का वह छोटा सा भाग है उसको भी 12 भाग कर दीजिए, और उसमें जो एक छोटा सा भाग होगा वह इसके एक्यूरेसी के बराबर होता है। उतना छोटा माप यह वर्नियर बेल प्रोटेक्टर या उस एक्यूरेसी में उस माप को दे सकता है। तो 1 डिग्री का 12 भाग, तो यह आप कह सकते हो कि 1 डिग्री के बराबर भाग के बराबर यह एक्यूरेसी इसकी होती है। 1/12 डिग्री के बराबर इसकी एक्यूरेसी होती है, या इसको मिनट में बदल लीजिए क्योंकि यहां मिनट में आंसर है, ठीक है। मिनट में बदलेंगे तो आपको मालूम 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। एक लाइन खींचोगे तो मिनट का, 2 लाइन खींच दोगे तो सेकेंड का। एक लाइन जैसे खींची हुई तो मिनट, डबल लाइन है तो सेकेंड, ये भी याद रखना है। एक लाइन मिनट, डबल लाइन सेकेंड। तो 1 डिग्री में 60 मिनट, हमें इसको बदलना है मिनट में, तो 1 डिग्री 1/12 इंटू 60 कर देंगे तो मिनट में बदल जाएगा। 1/12 डिग्री में है, इसमें 60 का गुणा कर देंगे, मिनट में बदल जाएगा। 12×5 = 60 मतलब 5 मिनट। तो 1/12 डिग्री कहिए या 5 मिनट कहिए, दोनों एक ही बात है। मतलब इस वर्नियर बेल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट एक्यूरेसी कितनी है, 1/12 डिग्री है या कह लीजिए 5 मिनट है। यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि ये सेकेंड, 2 लाइन तो सेकेंड का हो जाएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन आंसर का है मिनट में है, तो 5 मिनट ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या। देखिए यहाँ भी रीडिंग निकालनी है, किसकी निकालनी है, वर्नियर कैलिपर की। इसके पहले हमने किसका निकाला था, माइक्रोमीटर का निकाला था, इंच में, यहाँ पे mm में है, मतलब मीट्रिक में निकालना है किसका, वर्नियर कैलिपर का। फार्मूला सेम उसी टाइप से होगा, रीडिंग इज इक्वल टू क्या होगा, मेन स्केल की माप। मेन तो यही होता है, मेन स्केल की माप प्लस, प्लस क्या होगा, जो वर्नियर स्केल का मेन स्केल से मिलने वाले भाग की संख्या, वर्नियर स्केल का मेन स्केल से मिलने
वाले भाग की संख्या इंटू लिस्ट काउंट, इंटू लिस्ट काउंट। चलिए पहले मेन स्केल की माप चाहिए होगा, तो यहां ध्यान से देखिएगा, यह सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कहिए, और आपको मालूम है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है, तो मतलब 4 सेंटीमीटर कहिए या mm में बदलना होगा तो 4 दाम 40 mm कहिए, एक ही बात है। 5 सेंटीमीटर कहिए या 50 mm कहिए, एक ही बात है। 6 सेंटीमीटर कहिए या 60 mm कहिए, एक ही बात है। आप देख रहे हैं ना, 4 से 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसीलिए कह रहे थे ना कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, एक भाग 1 mm के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 50 है, तो बीच वाला कितना होगा, तो देखिए 40 पर 41 42 43 44 45, मतलब सेंटर वाला हमारा 45 mm हो जाएगा, जो छोटा वाला। ठीक है, अब हमें मान देखना है मेन स्केल का, तो मेन स्केल का मान क्या होगा, तो ये जो वर्नियर स्केल का जीरो वाला भाग है, यहीं पे हम रीडिंग पढ़ेंगे, तो जीरो वाला किसके, इस बड़ी वाली लाइन के आगे है, इस बड़ी वाली लाइन के। यहाँ पे क्या मान होगा, देखिए यहाँ 40 है, यहाँ पे क्या होगा 39, यहाँ 38, यहाँ 37, यहाँ 36, यहाँ 35, मतलब 35 mm वाला लाइन है। हम देख रहे हैं जीरो जो है 35 से थोड़ा सा आगे, 36 से पहले है, तो 36 ले नहीं सकते, 35 से थोड़ा आगे है, तो इसका मतलब मेन स्केल का मान क्या हो जाएगा, 35 mm हो जाएगा। 35 लिख लेंगे प्लस वर्नियर स्केल का मेन स्केल से मिलने वाले भाग की संख्या, बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें आपको दे रखा है, यहाँ एरो बना रखा है कि भाई यह वाला जो है हमारा ना, यह वाली जो चीज है इस वाली चीज से हमारी मैच कर रही है, इसने खुद बना रखा है, ये दोनों आपस में मैच कर रही है। कौन सी लाइन मैच कर रही है, तो देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ 20 लिखा हुआ था, यहाँ 25 लिखा हुआ, 25वीं लाइन एग्जैक्ट मैच कर रही है हमारा मेन स्केल का वर्नियर स्केल का मेन स्केल से। कौन सी लाइन मैच कर रही है, 25वीं लाइन मैच कर रही है, 25 लिख लीजिए, इनटू लिस्ट काउंट, जो हमारा वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm मीट्रिक में। ठीक है, चलिए अब इनको हम पहले क्या करेंगे, पहले गुणा, कभी भी पहले जोड़ना नहीं है, पहले गुणा करना है, तो 35 प्लस 25 दुना 50, 0.50, ठीक है, 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव लग गया, दोनों को जोड़ दीजिए, 35.50 mm, ये लिस्ट काउंट आ जाएगी, सॉरी रीडिंग आ जाएगी। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, 35.50। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है, क्यों सतह प्लेटों को तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं। देखिए सतह प्लेट का मतलब सरफेस प्लेट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सरफेस प्लेट की बात कर रहा है, सरफेस प्लेट की बात कर रहा है कि क्यों वो बना होता है एक अच्छे तनाव मुक्त अच्छे कास्ट आयरन की, स्ट्रेस फ्री कास्ट आयरन यूज किया जाता है ज्यादातर, आपको मालूम है ग्रे कास्ट आयरन वगैरह की, जो ग्रे कास्ट आयरन रहेगा वो स्ट्रेस फ्री रहेगा। स्ट्रेस फ्री रहने से क्या फायदा होगा कि जब ग्रे कास्ट आयरन है, जो हमारा नॉर्मल कास्ट आयरन है जिसका हम लोग सरफेस प्लेट बना रहे हैं, जब वो स्ट्रेस फ्री होगा ना, एक सेकेंड, ठीक है, स्ट्रेस फ्री होने से क्या होगा कि उसमें ऐठन नहीं आएगा, कोई विकृति नहीं आएगी। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे कि क्यों हम तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बनाते हैं, तो ऑप्शन जो सी है, टू प्रिवेंट डिस्टोर्शन, विकृति को रोकने के लिए, तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भाई क्षरण को रोकने से कोई मतलब है नहीं, कास्ट आयरन है तो उसमें तो जंग लगेगा ही, टूटने से रोकना यह भी कोई लॉजिक नहीं हुआ कि हम स्ट्रेस हटा देंगे तो वो टूटेगा नहीं। भाई कास्ट आयरन तो आप जानते हो ब्रिटल मटेरियल होता है, इंपैक्ट लोड पड़ता है, टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। लेकिन टू प्रिवेंट डिस्टोर्शन मतलब विकृति को रोकना, विकृति कोई नहीं आएगा, कोई टेढ़ापन नहीं आएगा। विकृति का मतलब क्या कि उसमें ऐठन आ जाना, टेढ़ापन आ जाना, तो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वह जो हमारा कास्ट आयरन था उस कास्ट आयरन को हमने स्ट्रेस फ्री वाला यूज किया, स्ट्रेस नहीं रहेगा उसमें, तो उसमें तनाव उस टाइप का ऐठन नहीं आएगा, विकृति नहीं आएगी। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये जो फिगर आपको दिख रहा है ना, ये मैंने ले रखा था अलग से कास्ट आयरन, सॉरी सरफेस प्लेट का। सरफेस प्लेट हम लोग जनरली मार्किंग वगैरह करते समय हमें जब जॉब को बिल्कुल प्लेन सतह पर रखने की जरूरत पड़ती है, तो ये जॉब पे एक डेटम सरफेस प्रदान करने का काम करता है क्या, सरफेस प्लेट। या फिर कहीं पर हमें जब वो क्या कहते हैं मार्किंग ब्लॉक वगैरह यूज करते हैं, तो उसके लिए भी जब जॉब को यहाँ पे एंगल प्लेट रख देते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं अपना सरफेस गेज ले लेते हैं, सरफेस गेज हो जाता है, एंगल प्लेट हो जाता है, इसके सारे जॉब रख लेते हैं। तो मार्किंग करते समय भी एंगल प्लेट सरफेस प्लेट जॉब को डेटम सतह प्रदान करने के लिए, बेस सतह प्रदान करने के लिए हमें सरफेस प्लेट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। समायोज्य समानांतर ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है, जो एडजस्टेबल समांतर ब्लॉक होता है इसका बात पूछ रहा है। ठीक है, तो जो हमारे पास पैरेलल ब्लॉक होते हैं जनरली दो टाइप के होते हैं, एक एडजस्टेबल वाला, एक सॉलिड वाला। इसकी भी बात पहले हो चुकी है, दोबारा आ चुका है क्वेश्चन, हल्का समय जल्दबाजी में आपको बता दूंगा, लेकिन पुराना वीडियो देखोगे, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कभी भी आप देखना स्टार्ट करें, अगर मान लीजिए आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो पहले पुरानी वाली देख लीजिए,
ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं तो आगे वाले पार्ट में लोग थोड़ा उसके बारे में कम बात करते हैं, पर स्टार्टिंग में जब पहली बार आता है तो अच्छी तरीके से उसका निचोड़ निकाला जाता है। देखिए यहाँ पे जो ब्लॉक की बात कर रहा है, पैरेलल ब्लॉक हमारा दो टाइप का होता है, एक एडजस्टेबल एक सॉलिड। ये जो फिगर मैंने आपको दिखा रखा है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है। कौन सा वाला है? एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। और यह जो मैं इधर दिखा रखा हूं आप लोगों को, इसको सॉलिड पैरेलल ब्लॉक बोलते हैं, सॉलिड पैरेलल ब्लॉक। ठीक है, तो एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक ये हमारे सामने सॉलिड वाला उधर है। सॉलिड में क्या है कि ये पेयर में पाया जाता है, लेकिन इसके साइज को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये साइज जो भी होगा फिक्स रहेगा, इसके साइज को चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके सॉलिड पैरेलल ब्लॉक कहते हैं। एडजस्टेबल में क्या होता है, आप देख रहे हैं ये दोनों एक दो पार्ट में बना होता है और ये दोनों आपस में स्लाइड करते हैं। जब स्लाइड करेंगे तो इसको हाइट को, इसके साइज को चेंज किया जा सकता है। ये इतना है, यहाँ पे देखिए इतना, तो यहाँ पे इसका साइज इतना हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप इसको आगे खिसकाएंगे, देखिए यहाँ आएगा तो लंबाई बढ़ेगी, जैसे जैसे आगे खिसकेगा तो साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे आप पीछे खिसकाएंगे साइज घटेगा। मतलब जो एडजस्टेबल पैरेलल, इसलिए नाम ही एडजस्टेबल है ना, इसमें हाइट को चेंज किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक में। अब पूछा भी था कि इसका मुख्य लाभ क्या है, तो ऑप्शन देखिए, विभिन्न कोण निर्धारित, नहीं कोण से कोई मतलब नहीं है, टू सेट डिफरेंट डेप्थ, गहराई निर्धारित करने के लिए नहीं, टू सेट डिफरेंट लंबाई, लंबाई निर्धारित करने के लिए नहीं, टू सेट डिफरेंट हाइट, विभिन्न ऊंचाइयां निर्धारित करने के लिए। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि सही बात है, इससे हम अलग अलग ऊंचाई का निर्धारित कर सकते हैं, इसको स्लाइड करके जिस ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम अलग अलग ऊंचाई को चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर को सेट करने के लिए किया जा सकता है, किया जाता है? जो हमारा देखिए यह फिगर मैंने अलग से ले रखा, क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ था, ठीक है, तो यह दिया हुआ है यहाँ पे आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो कह रहे जो यूनिवर्सल सरफेस गेज है हमारे पास, तो इसमें क्या करना है, सरफेस गेज में किस भाग का उपयोग करते हैं, किसके लिए? स्क्राइबर को सही जगह पे सेट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे इसका जो होता है, इसको लोग स्पिंडल बोलते हैं, इस वाले भाग को। यह चीज भी पहले आ चुका है, मैंने बताया भी था कि स्पिंडल होता है, यह स्नग होता है, और इसी स्नग में हमारा क्या लगा हुआ है, स्क्राइबर लगा हुआ है, इसी स्नग में हमारा स्क्राइबर लगा हुआ। तो मैं फिर से ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पुराने वाले पार्ट में मैंने बता रखा है। तो ये स्क्राइबर हो गया हमारा, और यहाँ नीचे जो होती है दो पिन होती है, जो गाइड पिन बोलते हैं जिसको हम लोग, यह जॉब के पैरेलल चलने में मदद करती है। गाइड पिन जॉब के किनारे पे टकराती है और इसको जॉब के पैरेलल चलने में मदद करती है। और यहाँ पर हमारा एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है। यह जो होता है हमारा फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है, ये रॉकर आर्म होती है, रॉकर आर्म हमारा पिलर से जुड़ा होता है। तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करने के लिए, एक थोड़ा सा एडजस्ट करना मतलब हाथ से करना मुश्किल होता है, तो इसीलिए हम लोग फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू करते हैं। स्क्रू की मदद से बहुत जरा सा, बहुत थोड़ा सा अगर हमें एडजस्टमेंट करना है तो आसानी से कर सकते हैं। तो ये बोल रखा था कि आवश्यक सही पोजीशन पे कौन ले जा सकता है। देखिए स्नग, स्नग का क्या काम है, स्नग का काम है स्क्राइबर को पकड़ना, तो उससे तो फाइन एडजस्टमेंट होगा नहीं। गाइड पिन, गाइड पिन का काम मैंने बताया कि ये जो गाइड पिन होता है जॉब के पैरेलल, जॉब के किनारे से टच होकर चलता है, मतलब हमारे सरफेस गेज को पैरेलल चलने में आसानी होती है, सीधा चलने में, ठीक है। रॉकर आर्म, रॉकर आर्म यहाँ पे लगी होती है, रॉकर आर्म हमारा पिलर से और इधर फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू से जुड़ा हुआ भाग होता है, मतलब फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू को पिलर से जोड़ने के लिए रॉकर आर्म का हम लोग यूज करते हैं। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू क्यों है, तो इसी की मदद से हम लोग थोड़ा बहुत अगर हमें एडजस्ट करना है, स्क्राइबर को सही पोजीशन में स्थित करना है, तो इसी का यूज करेंगे, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 1 मीटर को मिलीमीटर में बदले। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 मीटर को मिलीमीटर में, तो आपको मालूम होगा जनरली, ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। और 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है, तो अभी मैंने बताया था आपको कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। तो इस सेंटीमीटर को mm में बदलना है तो 100, और सेंटीमीटर के mm मतलब सेमी की जगह अगर आप mm लिखना चाह रहे हैं तो 10 mm लिखना पड़ेगा, इंटू 10 mm, ठीक है। 100 दाम में 1000 mm, तो मतलब आप कह सकते हो कि 1 मीटर में 1000 mm होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, 1000 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है इस वी ब्लॉक का नाम क्या है। यहाँ पे वी ब्लॉक आपके सामने दिखा रखा है और इनका नाम पूछ रहा है। बहुत ही आसान है, इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसको लेबल बोलते हैं, किसको ग्रुप। अगर ये चीज आपके दिमाग में है तो बहुत आसानी से कुछ भी दे ले आप बिल्कुल आसानी से पहचान जाओगे कि यह कौन सा वाला वी ब्लॉक है। इसका यूज हम लोग करते हैं राउंड जॉब को सपोर्ट प्रदान करने के लिए। यहाँ पे राउंड जॉब ऐसे रखा जाता है, सपोर्ट प्रदान किया जाता है। जो इस वी ब्लॉक होते हैं ना, तो इनमें जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसमें हम लोग जॉब को रखते हैं, राउंड जॉब को जहां पे रखा जाता है, बेलनाकार जॉब को जहां पे रखा जाता है, जो उसको सपोर्ट प्रदान करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेबल बोलते हैं। और जो यह साइड वाला, दोनों साइड या साइड वाला हिस्सा कटा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रूव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रूव्स बोलते हैं।
यह ग्रू क्या होता है, तो ग्रू में ही हम लोग क्या लगाते हैं, यू क्लैंप। यू क्लैंप को इस तरह से लगाया जाता है, किसमें, ग्रू में। ग्रू में हम लोग यू क्लैंप को लगाते हैं और फिर हम लोग इसमें नट को यहाँ पे ऐसे लगा होता है जिसकी मदद से हम लोग जॉब को पकड़ते हैं। तो यू क्लैंप की मदद से हम लोग जॉब को इस जी ब्लॉक को पकड़ते हैं। तो यू क्लैंप को ग्रूव में लगाया जाता है और जॉब को सपोर्ट कहां प्रदान किया जाता है, इस लेवल पे। तो यह ग्रूव हो गया या लेवल हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइड वाले, ये दोनों साइड का एक ही साइड का, ग्रूव को एक ही साइड का गिनते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक लेवल है और एक ग्रूव है, मतलब आप कह सकते हो सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव। सॉरी, ऑप्शन सी डी में तो सिंगल लेवल डबल ग्रुप लिखा हुआ है ना यार। ऑप्शन बी में देखिए सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप ही ब्लॉक, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, सी में क्या है, डबल लेवल सिंगल ग्रुप। डबल लेवल कब बोलेंगे, मैंने बताया ना, जहां जॉब को सपोर्ट प्रदान किया जाता है, जॉब इधर सपोर्ट प्रदान किया जाएगा और इधर देखिए एक इधर एक इधर, इसमें दो लेवल बन गया और साइड में एक ही ग्रुप कटा हुआ है। तो आप कहोगे डबल लेवल सिंगल ग्रुप। डबल लेवल सिंगल ग्रुप कौन सा हो जाएगा, यह जो है डबल लेवल सिंगल ग्रुप यह वाला हो जाएगा भाई। दो लेवल है और एक ग्रुप है। लास्ट वाला क्या कर रहा है, सिंगल लेवल डबल ग्रुप ही ब्लॉक। तो देखिए इसमें एक ही लेवल है, जहां जॉब को सपोर्ट प्रदान करता है उसको लेवल कहते हैं। एक ही लेवल है, ग्रुप कितने हैं, एक दो, दो ग्रुप होगा ना, एक ग्रुप है एक ग्रुप है। तो भाई सिंगल लेवल डबल ग्रुप ही ब्लॉक, ऑप्शन जो डी वाला है यह हो जाएगा हमारा। ठीक है, जहां पे दो लेवल होता है ना, तो जनरली इसका जो लेवल बना होता है वो 90 डिग्री का रहता है, इसमें जो खांचा कटा होता है। लेकिन जिसमें दो रहते हैं तो एक एक 90 का बना देते हैं, एक 120 डिग्री का बना देते हैं, कि अगर ज्यादा बड़े डायमीटर का जॉब को सपोर्ट प्रदान करना है तो 120 वाले साइड में, नॉर्मल डायमीटर का है तो 90 वाला साइड में। वैसे जनरली अगर एक ही खांचा कटा हुआ है, एक ही लेवल कटा हुआ है, तो 90 डिग्री वाला रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या। देखिए आपके सामने जो है कम्बिनेशन सेट है। कम्बिनेशन सेट में हमारा मेन क्या होता है, एक स्टील रूल होती है, एक स्टील रूल होती है। स्टील रूल पे हमारे तीन मेन पार्ट लगे होते हैं। जैसे कि ये पहला हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है, यह हो गया हमारा, इस टाइप से बना होता है। इसका नाम देखिए अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अभी याद आएगा तो बता दूंगा। इसके आगे जो, इसको हम लोग प्रोटेक्टर हेड बोलते हैं, प्रोटेक्टर हेड बोला जाता है। और यह जो होता है हमारा, इसको हम लोग सेंटर हेड बोलते हैं, सेंटर हेड। देखिए उसका नाम याद आ गया, कह रहा था ना बिस्वरा, इसको हम लोग स्क्वायर हेड बोलते हैं, स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीनों मेन पार्ट होते हैं जो स्टील रूल पे लगे होते हैं, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्क्वायर हेड पे इसने यहाँ पे एरो लगा रखा है, पूछ रखा है कि यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो स्क्वायर हेड में यहाँ ऊपर क्या होता है, तो वह स्क्राइबर होता है, जिसको हम लोग नॉब स्क्राइबर बोलते हैं, नॉब स्क्राइबर। वो यहाँ पे हमारा स्क्वायर हेड में लगा होता है। और नॉब स्क्राइबर के यूज कब करते हैं, तो जब भी हम लोग कम्बिनेशन सेट का यूज करते हैं, तो जब मार्किंग करना होता है ना, किसी चीज की माप ले रहे हैं या सेंटर निकाल रहे हैं, तो नॉब स्क्राइबर को यहाँ पे थ्रेड पे इसके अंदर कसा गया होता है, छोटा सा रहता है, उसको खोल करके निकालते हैं और आसानी से मार्किंग कर लेते हैं। नॉब स्क्राइबर का यूज कम्बिनेशन सेट से मार्किंग करते समय किया जाता है। वह कौन से पार्ट में लगा होता है, कई बार एग्जाम में यह भी पूछता है, तो कौन से वाले में लगा हुआ है, स्क्वायर हेड वाले पार्ट में। स्क्वायर हेड वाले पार्ट में यहाँ ऊपर जो होता है नॉब स्क्राइबर होता है, वही क्वेश्चन में पूछा भी था। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्क्राइबर। वहां पे क्या है, स्क्राइबर है। और इसका देखा जाए तो एक साइड जो एंगल बनेगा इसके साथ 90 डिग्री का और एक साइड 45 डिग्री का, मतलब स्क्वायर हेड की वजह से हम लोग 90 डिग्री या 45 डिग्री दोनों एंगल को चेक कर सकते हैं। प्लस स्क्वायर हेड में यहाँ पे हमारा एक क्या लगा होता है, स्प्रिट लेवल भी होता है, जो कि लेवल को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, स्प्रिट लेवल। और हमारा जो प्रोटेक्टर हेड है, इसमें भी हमारा स्प्रिट लेवल होता है, प्रोटेक्टर हेड में भी स्प्रिट लेवल होता है, स्पिरिट लेवल। यह भी ध्यान रखना, अगर एग्जाम में आपके पूछे तो स्क्वायर हेड और प्रोटेक्टर हेड दोनों में स्प्रिट लेवल होता है, नॉब स्क्राइबर सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर हेड में होता है। आगे बढ़ेंगे, प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड का मतलब क्या, चांदा। चांदा जैसे वह 1 डिग्री का कोड चेक करता है, वैसे ये भी 1 डिग्री तक का मिनिमम कोड चेक कर सकता है। तो 1 डिग्री का कोड मापने के लिए या लाइन खींचने के लिए हम लोग प्रोटेक्टर हेड का यूज करते हैं, चांदा या कोड मापने के लिए यूज किया जाता है। तो लास्ट है हमारा सेंटर हेड। सेंटर हेड यह हमारा है, और इसका जो होता है, इसके बीच का जो एंगल रहता है ना, 90 डिग्री रहता है। सेंटर हेड के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसका यूज किस लिए करते हैं, तो सेंटर हेड, नाम ही सेंटर हेड है और इसका काम भी है सेंटर निकालने के लिए। किसी राउंड जॉब का, बेलनाकार जॉब का सेंटर निकालने के लिए सेंटर हेड का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है, राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। राउंड बार के केंद्र को, मतलब अगर कोई बेलनाकार जॉब है या राउंड बार है, राउंड छड़ है, बार है, तो उसका सेंटर निकालना है तो कौन सा कैलिपर यूज होगा। यह भी क्वेश्चन पहले आ चुका है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन पहले आ चुका है।
तो वह होता है हमारा क्या, जेनी कैलिपर। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर का फिगर कौन सा है, तो यह वाला है। यह जो फिगर है हमारा जेनी कैलिपर का है, इसका जो एक लेग होता है इस तरह से अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है और एक नीडल वाला होता है, इसलिए इसका 2-3 नाम और है, जैसे कि जेनी कैलिपर कह लीजिए या फिर ऑड लेग कैलिपर, और इसका क्या नाम है, और इसका नाम है ऑड लेग कैलिपर, या फिर हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, या फिर एक और नाम होता है इसका लेग एंड पॉइंट कैलिपर, क्योंकि एक एक नॉर्मल टेढ़ा लेग है और एक पॉइंट वाला है, तो इसको हम लोग लेग एंड पॉइंट कैलिपर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, जैसे राउंड जॉब है ना, तो इसका जो मुड़ा हुआ हिस्सा है उसको यहाँ रखते हैं और उसकी नीडल वाले हिस्से से ऐसे यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, फिर इसका मुड़ा हुआ हिस्सा एक बार इधर रखेंगे, इधर को लाइन खींच देंगे, फिर ऐसे इधर रख करके इधर से खींच देंगे, इधर जो मुड़ा हुआ हिस्सा है वो बाहर सरफेस पे रहेगा और नीडल ऊपर रहेगी ऐसे लाइन खींचने के लिए, फिर स्केल की मदद से ऐसे और ऐसे मिला देते हैं, जहां ये आता है वो राउंड बार का सेंटर हो जाता है। तो इस तरह से इससे हम लोग राउंड बार का सेंटर निकाल सकते हैं। इनसाइड कैलिपर कौन सा है, तो यह वाला जो फिगर है इनसाइड कैलिपर का है, इनमें दोनों टांगे, नाम है इनसाइड, और टांग दोनों बाहर की तरफ मुड़ी हुई होती है इस तरह से, दिख रहा है ना फिगर में, टांग क्या है, बाहर की तरफ मुड़ी हुई है। और या कोई जैसे यह जॉब है हमारा, जॉब का आंतरिक माप लेना है, तो आंतरिक माप लेने के लिए हम लोग इनसाइड कैलिपर का यूज करते हैं। आउटसाइड कैलिपर जो लास्ट में है, तो देखिए यह वाला जो फिगर है हमारा, यह आउटसाइड कैलिपर है, नाम है आउटसाइड, और उसकी टांग दोनों अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, किसी जॉब की बाहरी माप, आउटसाइड कैलिपर बाहरी माप, इनसाइड कैलिपर आंतरिक माप लेने के लिए। और यह जो वर्नियर कैलिपर है, यह वाला जो फिगर आपका वर्नियर कैलिपर है, यह जो होता है, यह जो हिस्सा है बाहरी माप लेगा, यह वाला हिस्सा आंतरिक माप लेगा, और यह जो है गहराई को मापेगा। मतलब बाहरी माप, आंतरिक माप और गहराई तीनों को मापने के लिए एक ही इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, जिसे वर्नियर कैलिपर कहते हैं, और एक डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। मतलब इससे डायरेक्ट हम लोग माप लेंगे और हमें माप का पता चल जाएगा। लेकिन बाकी जो इनसाइड है, जेनी है, आउटसाइड कैलिपर है, इनसाइड कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर है, ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, इनसे हमें डायरेक्ट माप का नहीं पता चलता है। जैसे ये साइज हमने इसमें भर लिया, तो इसमें कहीं पता नहीं चल रहा ना कि 10 mm है, 20 mm है, जो साइज आएगा उसको स्केल पे ले जाकर के लगाएंगे, फिर हमें माप पता चलेगा, इसलिए इसको इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल कहते हैं, और उस पर डायरेक्ट पता चल जाता है, तो इसलिए इसको डायरेक्ट मेजरिंग टूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चीजल में ए से चिन्हित कोण का नाम क्या है। यह देखिए क्वेश्चन कल आया हुआ था, कल भी मैंने बताया था, इसके पहले भी ये कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है, बार बार अलग अलग एंगल पूछता है, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग की आदत है कि हम लोग बार बार चारों ऑप्शन को क्लियर करते हैं, तो इस वजह से यह क्वेश्चन पहले भी कई बार हो चुका है। देखिए यहाँ पे चीजल है, इस तरह से कटाई कर रही है, कोई मान लीजिए हमारे पास जॉब हो गया और इसकी चिप्स ऐसे निकलेगी, ऐसे कटाई करेगा जॉब पे, ठीक है। तो देखिए जॉब की सरफेस पे जहां कटाई हो रही होती है, तो चीजल की कटिंग एज पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं, एक लंबवत लाइन खींच देते हैं। तो जो चीजल है, चीजल की ऊपरी सरफेस और ये जो परपेंडिकुलर लाइन खींची गई, इनके बीच का जो एंगल होता है उसको गामा से दिखाते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेक एंगल कहते हैं, इसको हम लोग रेक एंगल कहते हैं। उसके बाद बात की जाए चीजल की जो निचली सरफेस है, नीचे वाली जो सरफेस है, और जो जॉब से सरफेस से जो चिप्स काटा गया, इनके बीच ये जो एंगल बनता है, इसको हम लोग अल्फा से दिखाते हैं, या कहीं कहीं पे ए से दिखा देता है, इसको हम लोग क्लियरेंस एंगल कहते हैं, क्लियरेंस एंगल। और जो चीजल के ऊपरी फेस और निचली फेस दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, या इसको हम लोग बीटा से दिखाते हैं, जिसको हम लोग पॉइंट एंगल कहते हैं, पॉइंट एंगल, या फिर कटिंग एंगल भी बोला जाता है, क्योंकि ये काटने वाला एंगल होता है, कटिंग एंगल। ठीक है, एक चीज और थी, जो यह चीजल है हमारी, चीजल की एक एक्सिस, एक अक्ष खींच लीजिए, उसके सेंटर में लाइन खींचिए, चीजल के सेंटर में लाइन खींचिए, उसके एक्सिस पे लाइन खींचिए। चीजल का जो सेंटर पे लाइन खींची जाएगी एक्सिस पे, वहां से, और जॉब की जो कटी हुई सरफेस, यह जो एंगल होता है, यह हमारा क्या कहलाता है, तो यह होता है इंक्लाइनेशन होता है ना, झुकाव कोण, इन्हीं का इंक्लाइनेशन एंगल होता है, झुकाव कोण होता है। यहाँ देखिए रेक एंगल यह हो गया, वेज एंगल हो गया आपका, कटिंग एंगल देखिए, कटिंग एंगल यह हो गया, पॉइंट एंगल हो गया, लास्ट है क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस यहाँ पूछा क्या था, ए से, ए मतलब अल्फा वाला पूछ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लियरेंस एंगल कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। बाकी कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन वगैरह अच्छे से समझ में आ रहे नहीं आ रहे, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। थैंक यू।